Okay. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। या कल लास्ट टाइम अपन ने यहाँ तक देख लिया था, क्वेश्चन कर लिया था ना। पॉइंटिंग वेक्टर इसी के साथ समाप्त होता है अपना। कल किसने डेरिवेशन किया था इसका, कैसे आता है ये टर्म, कैसे आती है? ये वाली टर्म ई नॉट स्क्वायर 2 बाई ईटा ई टू की पावर माइनस 2 अल्फा जेड कॉस थीटा ईटा और एक कैप जेड। एनीवन? किसी ने नहीं किया क्या? हेलो, नो सर। चलो मैं इसको भेज दूंगा। चलो मैं भेज दूंगा इसको बाद में, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है अपना, ये थर्ड यूनिट है। ओके, थर्ड यूनिट दोनों में कंप्राइज्ड है। एक तो आपका क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लान वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस और ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, लेट्स सी क्या है आपके सिलेबस में, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इसी से। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लान वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल का मतलब पता है आपको, मैंने बता दिया था लास्ट टाइम। यस सर। स्क्रीन शायद अभी तक शेयर नहीं हुई है ना, लेट्स शो। या विजिबल है ना? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से ट्रेवल करते आती है, और जैसे ही बाउंड्री पे कोई, ये कोई बाउंड्री है ना, दिस इज फर्स्ट एप्सिलॉन 1 म्यू 1 और सिग्मा 1। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अपन करेंगे ना फॉर प्लान वेव। अपने बाउंड्री कंडीशन तो देख ही लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक जो सब जगह वैलिड है, ठीक है। अपन उसी को अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे। फॉर दिस इज योर एप्सिलॉन 2 सेकेंड मीडिया म्यू 2 और सिग्मा 2। क्लियर है आपको दोनों पिक्चर? यस सर। इसमें बाउंड्री, ओके, जहाँ पे कोई प्लान वेव आती है इस प्रकार से जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, कि जो जेड डायरेक्शन में है, दिस इज जेड बराबर 0। ओके, दिस वैल्यू, दिस इज द बाउंड्री। और आप प्लान भी बोल सकते हो, विच इज एक्सटेंड टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। नाउ अब जैसे ये बाउंड्री, अपन नॉर्मल इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल इंसिडेंट में क्या हो सकता है? पहला केस तो ये होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है ट्रेवल करते हुए, वो इस बाउंड्री से टकरा के रिफ्लेक्ट होके आ जाए, पार्शियली रिफ्लेक्ट होके आ जाए। यस और नो, ऐसा हो सकता है? नो सर, बैकवर्ड। बैकवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड वेव, दिस इज योर फॉरवर्ड वेव और दिस इज योर बैकवर्ड वेव। और एक केस और क्या हो सकता है कि वो इस मीडियम में ट्रेवल कर जाए, सेकंड मीडियम सेकंड में। मीडियम में। तो दिस इज योर ट्रांसमिटेड वेव। ओके, यस अब सर। यहाँ पे कौन कौन सी वेव होगी? एक तो इंसिडेंट वेव आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक हो गई रिफ्लेक्टेड वेव,
और तीसरी ट्रांसमिटेड वेव। Transmitted. ओके ओके, मुझे एक बात बताओ कि आपकी जो वेव है उसका फेजर फॉर्म क्या होगा? ई नॉट e to the power minus gamma z. Yes, sir. This is your forward wave or incident wave. इस वेव का क्या होगा जल्दी बताओ? er रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड e to the power माइनस होगा प्लस होगा? जल्दी बताओ साइन। Plus होगा sir. Yes, because it is backward wave. Okay, I got it. Now second one कौन सी होगी? Your incident wave. आई इससे आई ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, बाद में मैं चेंज कर दूंगा कन्वेंशन। ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस गामा जेड। ओके, तो ये तीनों आपकी ट्रांसमिटेड वेव हो गई, इंसिडेंट वेव होगी, और एक और कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, Reflected. तो अपनों ने नॉर्मल इंसिडेंस में इसका जो डेरिवेशन वो करना है, तो डेरिवेशन अपन कर लेंगे, फिर अपन फर्दर अपनों को क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें अपन देख लेंगे इसमें। नाउ एक चीज और इसमें मैं बता देता हूँ। तो अपनों ने ये बाउंड्री यहाँ पे z बराबर 0 पे डिफाइन की। ओके, फर्स्ट थिंग जिसमें भी लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट मीडियम है वो सिग्मा 1 एप्सिलॉन और म्यू 1 से डिफाइंड है, और सेकंड मीडियम जो है सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 और म्यू 2 से डिफाइंड है। यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज द क्वांटिटी z लेस देन 0। इट मींस जो है ये z बराबर 0 है, इसका मतलब पीछे वाला जो एरिया है वो z लेस देन 0 के लिए, और आगे वाला जो एरिया है वो z ग्रेटर देन 0 के लिए ना। तो ये तो कुछ नहीं, डेफिनेशन है, दैट्स ऑल। आप इसको 3 डायमेंशनल में भी सोच सकते हो। पता है ना, ये बाउंड्री है इस प्रकार से, और इसके आगे वेव इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, यहाँ से टकराती है और फिर वापस से ऐसे जा रही है। तो ये फॉरवर्ड वेव, इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, और ये ट्रांसमिटेड वेव। सर इसमें भी सर स्किन डेप्थ होगा या डिपेंड करता है किसी इसके अंदर। मीडियम में? हाँ डिपेंड करता है, अगर उसका सिग्मा, अगर ये सोचो ये जो सिग्मा है, सिग्मा अगर 0 हो गया तो क्या होगा? स्किन डेप्थ तो कितनी हो जाएगी इस मीडियम की? इन्फिनिटी। मैंने बताया था यस सर। डेप्थ इज इनवर्सली 1 बाय अंडर रूट ऑफ क्या होता है? म्यू ओमेगा सिग्मा। यस और नो? यस सर। या अब सिग्मा की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो 0 हो गई तो स्किन डेप्थ कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो यानी जो ये वेव ट्रेवल कहाँ तक करेगी? इन्फिनिटी तक ट्रेवल करेगी। सिमिलरली फॉर दिस के लिए भी। और अगर यहाँ पे कंडक्टर रख दिया अपनों ने, क्या रख दिया? फाइनाइट कंडक्टर रख दिया है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे वेव अटेन्यूएट हो जाएगी, कहाँ तक ही ट्रेवल कर पाएगी? 0.035 mm तक। मैंने सिर्फ एस्टिमेशन लिया है, ज्यादा मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यानी कि 35 माइक्रोमीटर तक ही वो जा पाएगी, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री के लिए। ठीक है, अपन इस केस को भी आएंगे, फिर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। आप न्यूमेरिकल करो तो आपको पता चलेगा, है ना। नाउ अपन अब डिफाइन कर लेते हैं इंसिडेंट वेव को क्या है। इंसिडेंट वेव क्या है? इंसिडेंट वेव मैंने बता दिया वैसे ऑल दो आपको। तो आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, इस कन्वेंशन में आपको भी बता देता हूँ कि इस प्रकार से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको ना। चलो, तो प्रोपोगेशन ये बाउंड्री है आपकी। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज योर जेड डायरेक्शन, क्योंकि अपनों ने जो बाउंड्री ली है वो कौन सी डायरेक्शन में ली है? जेड। तो प्रोपोगेशन का वेव, प्रोपोगेशन का, और ये जेड डायरेक्शन में। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? देखो इसी के अपोजिट 90 डिग्री। 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? जल्दी बताओ। आउटवर्ड होगा सर। यस, आउटवर्ड होगा। व्हाई आउटवर्ड? बिकॉज योर ई फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। अरे क्या हो रहा है? ये आउटवर्ड है, एक मिनट है ना, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड, यूर एच फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है ना। अब नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड, ये तो आपकी फॉरवर्ड वेव होगी, इसको फॉरवर्ड वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हमेशा कन्वेंशन यही आपको फॉलो करना है ना, दिस इज फॉरवर्ड वेव। अब इसी प्रकार से यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव भी होगी, तो दिस इज ट्रांसमिटेड वेव भी ऐसी कैसी होनी चाहिए? दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, और दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप ये कन्वेंशन भी फ्लो कर, मतलब शो कर सकते हो, दिस इज एक्स डायरेक्शन,
दिस इज वाई डायरेक्शन। ओके, तो एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी और वाई में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और दिस इज द प्रोपोगेशन डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग। ओके, अब बैकवर्ड वेव के लिए क्या हो सकता है कन्वेंशन, जल्दी बताओ। बैकवर्ड वेव के लिए पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो डायरेक्शन होगी प्रोपोगेशन की वो चेंज हो जाएगी 90 डिग्री रोटेशन पे, 180 डिग्री रोटेशन पे, है ना। तो अब यहाँ पे जो Yes, sir. या अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप नीचे भी लिख सकते हो ऊपर भी लिख सकते हो, मैं ऊपर का कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन योर एक्स डायरेक्शन। ओके, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। सर अब इनवर्ट होगा। यस, इनवर्ड होगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का नोटेशन यूज करूंगा। क्लियर है आपको। दिस इज योर Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड और विच इज ट्रेवलिंग इन माइनस वाई डायरेक्शन। क्लियर है ना आपको, बिकॉज वी आर टेकिंग आउटवर्ड डायरेक्शन इज a प्लस वाई डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन इज a माइनस वाई डायरेक्शन। क्लियर है ना, दिस इज योर प्लस। Yes, sir. तो ये आपको कन्वेंशन याद रखना है, तो अपनों ने इसको भी बता दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आई को एज इंसिडेंट वेव, एच को दिस इज इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली दिस इज योर ट्रांसमिटेड, दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग ट्रांसमिटेड ET। ET means electric field intensity which is transmitted as well as your transmitted magnetic field intensity। क्लियर है, मैंने बस नोटेशन दिया है और कुछ नहीं किया। ओके, नाउ आप लोगों ने मीडियम डिफाइन कर लिया है। दिस इज योर एप्सिलॉन 1 म्यू 1 और सिग्मा 1, दिस इज फर्स्ट मीडियम और दिस इज योर सेकंड मीडियम एप्सिलॉन 2 म्यू 2 एंड सिग्मा 2। तो एक कन्वेंशन ये भी फॉलो होता है, दूसरा कन्वेंशन ये भी फॉलो होता है, तो आप दोनों को ही ले सकते हो जो जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। यहाँ पे भी इन्होंने शो किया है इस चीज को, देख सकते हो। दिस इज योर एक्स डायरेक्शन और दिस इज योर वाई डायरेक्शन विच इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन आउटवर्ड। ओके, नेगेटिव वाई डायरेक्शन इज कौन सी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपकी प्लान वेव है। ओके, अब यहाँ पे इंसिडेंस अपन यहाँ पे फेजर फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज फेजर फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट टू अस। ओके, तो अपन फेजर फॉर्म थ्रू आउट इट यूज करेंगे। इसमें देखो गामा है, गामा का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या चीज है। वी आर यूजिंग फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर एनी मीडियम, यानी कि जर्नलाइज फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, तो योर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कैसे डिफाइन करेंगे, IS से। IS का मतलब फेजर फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए ओमेगा टी पिक्चर में क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। यस यस, दिस इज E नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ गामा Z A कैप X। क्लियर है आपको ये। Yes, sir. अब देखो इस पिक्चर में यहाँ पे आपको पता है ना, अल्फा और योर बीटा जो रहता है वो मीडियम के डिपेंडेंट होते हैं। पैरामीटर जो है अल्फा और बीटा, आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था एक बड़ा सा फॉर्मूला, जिसमें जो आपकी अल्फा और बीटा दोनों क्वांटिटी म्यू सिग्मा और एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। यस और नो, Yes, sir. दैट्स व्हाई। तो अब देखो यहाँ पे अगर मीडियम का पैरामीटर अपने चेंज किया है एप्सिलॉन 1 म्यू 1 और सिग्मा 1, तो ये फर्स्ट मीडियम के लिए इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, म्यू 1 सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1। तो अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट मीडियम के पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो अल्फा बीटा अगर डिपेंड करेंगे तो गामा भी डिपेंड करेगा। Yes, sir. अगर गामा डिपेंड करेंगे तो इसको अपन प्रोपोगेशन कांस्टेंट को गामा 1 के रूप में निरूपण करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया आपको, तो दिस इज योर गामा 1। क्लियर है, व्हाई वी आर टेकिंग गामा 1। Yes, sir. ओके, दिस इज, और एक चीज और यहाँ पे आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज इंसिडेंट, सो वी आर टेकिंग इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फर्दर। अब इसी प्रकार से दो चीजें और रह गई है, क्या रह गई है जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर लेते हैं सिमिलर वे में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, योर मैग्नेटिक फील्ड इज H इज इक्वल टू, बताओ कितना होना चाहिए, HIS H naught. H नॉट HI H नॉट naught. HI नॉट है ना, HI नॉट e टू द Yes, sir. पावर माइनस गामा 1Z Gamma Z. और ये एक AKY. यस एक y। अब मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ, मैं इसमें लिखना चाहता हूँ ई आई नोट में, तो यहाँ पे मुझे पता है ना रिलेशन, डायरेक्टली मैं लिख लूँ, ये डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ, ई आई ऑफ नॉट
और यहाँ पे ईटा हो जाएगा, H दिस इज योर ईटा 1। अच्छा yes sir. यस, अब देखो जिस प्रकार से अल्फा बीटा आपका और गामा ये तीनों म्यू सिग्मा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट है, सिमिलरली ईटा भी डिपेंडेंट है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ये योर म्यू सिग्मा एप्सिलॉन में, क्योंकि अपनों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। यस और नो? Yes sir. तो अभी इसमें भी अगर सिग्मा 1 एप्सिलॉन और म्यू 1 हो जाएगा तो उसके इसमें ईटा 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे म्यू 2 करेंगे तो यहाँ पे म्यू 2 ईटा 2 हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे उस मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस भी आप बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे सिग्मा, ये एक तो गामा लिख देना, यहाँ पे गामा भी लिख सकते हो, और दिस इज योर ईटा 1 फॉर ये फर्स्ट सर जो मीडियम। आपने E अपॉन एटा लिया है, ये सर H लिया है ना आपने, H बराबर हाँ, E एच अपॉन बराबर एटा। एच, अपनों रिलेशन पढ़ा है ना, इस रिलेशन को ड्राइव भी किया था, याद है ओम्स लॉ के थ्रू। Yes sir. यस यस, तो बस वही लिखा है आपको, ये हमेशा याद रखना है, ई अपॉन ईटा। ठीक है, ईटा इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, तो यही चीज को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया डायरेक्टली। ओके, ई टू की पावर माइनस गामा 1 और दिस इज योर जेड और एक केप वाई, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है आपको? HIS? यस और नो? Yes sir. या अब यहाँ पे अपनों ने इंसिडेंस इलेक्ट्रो क्या कहते हैं, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट लिख लिया है। अब सिमिलरली अपन उसको क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए लिखते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए पता है ना आपको क्या करना है, बोलो? योर रिफ्लेक्टेड वेव कैसे लिखोगे, ई योर रिफ्लेक्टेड फेजर फॉर्म में क्या होगा, दिस इज योर ई आर नॉट ई टू द पावर कितना होना चाहिए। अच्छा बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव किस मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में, सेकंड मीडियम में? फर्स्ट मीडियम में तो सर। अपनों को क्या यूज करना चाहिए, गामा, यस गामा 1 यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मीडियम को एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस इज योर फर्स्ट मीडियम के लिए, सेकंड मीडियम के लिए गामा 2 और ईटा 2 है, और ये फर्स्ट मीडियम के लिए सॉरी सेकंड मीडियम के लिए ये है, और फर्स्ट मीडियम के लिए गामा 1 और ईटा 1 है ना। तो इसके लिए अब चूंकि आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो फर्स्ट मीडियम में एग्जिस्ट करती है, यानी कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा, गामा 1 और ईटा 1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली गामा 1 यूज कर रहा हूँ। अच्छा, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। यस पॉजिटिव। व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज इट इज द बैकवर्ड वेव। क्लियर है आपको? यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रही है, अभी देखो यहाँ पे चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, नेगेटिव। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है। यस पॉजिटिव में है, तो अपनों को कन्वेंशन एज इट इज यूज करना है, ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज योर एपेक्स डायरेक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी है इसके लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखना है अपनों को, मैग्नेटिक फील्ड भी अपनों को एज इट इज लिख सकते हैं, H रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू E नोट, सॉरी ई आर नोट, सॉरी यार एक मिनट रुक जाओ, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या चलेगा, ईटा बटे में डाल रहा हूँ, यस और नो डाल सकता हूँ या? हाँ एक्चुअली क्या मैं फिर वापस से वो लिखूंगा, थोड़ा सा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, योर ईटा 1 ई टू द पावर कितना लिखूं, ई टू द पावर गामा 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 1 z। ओके, पॉजिटिव साइन लेंगे बिकॉज जो आपकी वेव, यस 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 यस। ओके, अब यहाँ पे बताओ डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, यस एक केप माइनस एक केप, यस यस माइनस एक केप वाई। ओके, तो आपको माइनस एक केप वाई यूज करना है, दिस इज योर माइनस एक केप वाई। ओके, नाउ अपनों ने मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लिख लिए, दोनों कंपोनेंट लिख लिए। अब फर्दर क्या बचा रह गया इसका, अब ट्रांसमिटेड वेव की बारी आती है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या करेंगे अपन, ट्रांसमिटेड वेव के लिए भी अपन को पता है क्या यूज करना है, कन्वेंशन, सिमिलर कन्वेंशन अपन यूज करेंगे। तो दिस इज, एक मिनट है ना, या अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसमिटेड वेव के लिए, ई टी आर है ना, ETS is equal to E naught, sorry ET naught 0 e to the power, what is साइन क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसमिटेड वेव के लिए, यस नेगेटिव। नेगेटिव सर। और गामा की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ,
गामा टू गामा टू गामा टू, दैट्स ऑल। आपको समझ में आ गया मतलब? ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बताओ डायरेक्शन। डायरेक्शन सर होगा ये एक एफ जेड एक एप, एक एफ एक्स। यस एक एप एक्स। ओके, तो आपको आ गया है मतलब एक एप एक्स। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सीख जाओ, तो ताकि आपको बार बार पूछना नहीं पड़े मतलब। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टीएस। सिमिलरली होगी इसके लिए भी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं इन टर्म्स ऑफ पीटीएस पीटीओ में, और डिवाइड बाय में क्या होगा जल्दी बताओ। ईटा, ईटा ईटा 1 ईटा 2, ईटा टू सर ईटा टू। yes eta 2, because we are dealing with medium 2, that's why we are taking eta 2। अब यहाँ पे ईटा और ईटा माइनस गामा 1 और 2, गामा टू गामा 2 टू z। सर। ओके, और यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन जल्दी बताओ, नेगेटिव एक एफ वाई होगा सर। ओनली एक वाई की माइनस भी लगाओ साइन। नहीं सर पॉजिटिव होगा ये। यस यस पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपने ने यहाँ पे चेक कर लिया था कि डायरेक्शन इसका कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा, इंसिडेंट वेव की जैसा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग प्लस इक्विफाइड डायरेक्शन। तो ये तीनों की तीनों अपनों ने क्वांटिटी यहाँ पे ड्राइव कर ली। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको एज इट इज ड्राइव करना है सारी चीजें। फर्दर क्या, अब फर्दर इसके बाद क्या करना है आपको, सोल्व करना है। अब यहाँ पे अपनों को क्या करना है, इसमें एक पैरामीटर आएगा, देखो मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक बात बताना, अपनों ने सबने मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी है ना सर्किट थ्योरी में, बोलो। यस सर। यस, तो उसमें किस प्रकार का रेजिस्टेंस रहता है, एक तो इस प्रकार से वी सोर्स थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा है ना, वीटीएच। यस सर यस सर। वीटीएच, दिस इज योर आरटीएच और दिस Yes, इज sir. आरएल। यस और नो? यस सर। अब मैक्सिमम पावर यानी वीटीएच कब, मतलब जितनी पावर वीटीएच दे रहा है वो कब यहाँ पे ट्रांसमिट होगी, जब कंडीशन होगी आरटीएच इज इक्वल टू आरएल। ठीक है, और जब यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर यानी कि जितनी पावर ये डिलीवर कर सकता है वो उतनी की जितनी पावर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में आ जाएगी, तो उस केस को अपन बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो उसके लिए अपन क्या अप्लाई करते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस जो है, एक तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बोथ आर इक्वल होने चाहिए। और सेकंड केस क्या है कि अगर आरटीएच इज नॉट इक्वल टू आरएल, नॉट इक्वल टू आरएल, इसका मतलब क्या है कि जो पावर यहाँ पे आ रही है, मान लेते हैं कि पावर आ रही है 56 वॉट। ठीक है, ये कितनी पावर दे रहा है, 56 वोल्ट दे रहा है, और यहाँ पे कितनी पावर आएगी इस केस में, केवल 46 ही आ रही है, यानी 10 वोल्ट पावर का गफला हो गया। यानी कि आपकी जो है मिसमैचिंग के कारण, इस मिसमैचिंग के कारण 46 पावर ही आपको यहाँ पे आ पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम रिफ्लेक्शन। कितने वोल्ट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, 10 वोल्ट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। यानी कि आपने इंसिडेंट कितना किया था 56 वॉट, और आया कितना 46, ट्रांसमिट कितना हुआ 46 वॉट, और रिफ्लेक्ट कितना हुआ 10 वॉट। समझ में आ गया? यस सर। सिमिलरली आप जिस प्रकार से सर्किट थ्योरी में देखते हो ना, एज इट इज आपको इसमें भी सोचना है। किसमें? ट्रांसमिटेड वेव में। ठीक है, तो अब यहाँ पे पिक्चर में क्या आता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ रहा है, दिख रहा है आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट? क्यों रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ रहा है? ड्यू टू इस पार्शियल इस क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव के कारण। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होती तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव होती ओनली। ओके, तो अपन ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? इस इतनी पूरी पिक्चर की रूपरेखा क्या है, टू कैलकुलेट द पावर डिलीवर थ्रू द सेकेंड मीडिया, मतलब सेकेंड मीडियम में कितनी पावर आई है जब आपने फर्स्ट मीडियम में इतनी पावर दी। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया, तो सिमिलरली एग्जांपल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वेरी एनालॉजियस। ओके, तो नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपनों ने ये सारे फील्ड कंपोनेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फर्दर आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को डिफाइन कर देता हूँ फर्स्ट। ओके, तो मैं इसको मिटा दूं, चलेगा? मैं इसको मिटा रहा हूँ ना। हाँ, अब देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो पैरामीटर अपने लिया था ना, ई आई ओ इंसिडेंट वेव, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, एप्सिलॉन मत समझ लेना, ठीक है। एक मिनट है ना, या और सेकेंड वन कौन सी है, दिस इज योर ट्रांसमिटेड वेव। अब अगर मुझे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करना है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो गामा यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस प्रकार से आई, इस बाउंड्री से टकराई, और टकराने के बाद कुछ इसका रिफ्लेक्शन हुआ और तो इस प्रकार से वो प्रोपोगेट करके वापस चली गई, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट हो गई इस बाउंड्री के थ्रू। ओके, दिस इज योर z बराबर 0 बाउंड्री, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर ले, तो उससे अपनों को पावर कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी पावर रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है, ठीक है। तो अपन वो डेरिवेशन करते हैं। अपनों को पता है इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या था इसका, EI0 अब मैं डायरेक्ट इसका एम्पलीट्यूड के टर्म में बात करूंगा, क्योंकि जो पावर रहती है केवल एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहती है ना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एम्पलीट्यूड। R0 का आप R0 को रिलेट तो कर पा रहे हो ना, मैंने O नोट क्यों लिखा है यहाँ पे, IO नोट, इंसिडेंट बेस, यस, क्योंकि अपनों ने फेजर फॉर्म में यूज किया है, RS इज इक्वल टू EI सॉरी ये दिस इज योर I O नोट है ना, तो ये और e टू की पावर माइनस गामा z एक x, तो यही फैक्टर अपन यूज करेंगे थ्रू आउट दी ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म रहेगी ना, ये टर्म तो वेनिश हो जाएगी, एट द एंड कट जाएगी। मेन टर्म ये रहेगी कि बिकॉज एम्पलीट्यूड के ऊपर ही पावर आपकी डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली EIO नोट, IR, और इसी प्रकार से ER नोट और ETO नोट। तो इसी को अपन आगे लेते हैं और फर्दर डिफाइन करते हैं, किसको, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को दिया जाता है गामा फैक्टर से, और गामा फैक्टर होता है दोनों का रेशियो। योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल with RO naught upon inversely proportional with incident wave. तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। आप देख भी पा रहे हो कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, हेलो, यस सर, Yes, या sir. अब मुझे बताओ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को टाउ से दिया जाता है। अब इसी के टर्म में बताओ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। ई क्या लिखूं यहाँ पे, जल्दी बताओ। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कोएफिशिएंट के लिए R डिफाइन किया था, अपनों ने यहाँ पे तीन चीजें ली, एक तो ट्रांसमिटेड लिया है, एक R Sir, लिया है, 80 note. यस ET नॉट, यही तो मैं सुनना चाह रहा था, दिस इज योर ET नॉट। अपॉन क्या होगा, जल्दी बताओ, अपॉन सिमिलर IO, Yes, sir. दैट्स ऑल। तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और दिस इज योर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब आपका जो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपन ने दोनों को डिफाइन कर दिया है। अब इनको कैसे ड्राइव करते हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ईटा। ईटा के टर्म में किस प्रकार से ड्राइव करते हैं, ईटा मतलब इंट्रिंसिक इंपेडेंस, क्योंकि इंट्रिंसिक इंपेडेंस से अपन सारा खेल खेल लेंगे, ठीक है। तो अपन उसी चीज के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं फर्दर। इसके बाद क्या बचा रह गया, ये क्वांटिटी आपको याद रखना है ना, मैं आगे इसको यूज करने वाला हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट मी शो यू समथिंग, ओके। अब मैं पूरी वेव को ले रहा हूँ, तो दिस इज फर्स्ट वेव योर EI, दिस इज योर सेकेंड वेव ER, एस में एस भी लिख सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, और थर्ड वेव ETS, ठीक है, ETS। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लिखना चाहता हूँ, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक वेव इस प्रकार से इंसिडेंट हुई, सेकेंड वेव इस प्रकार से आउट हो गई, थर्ड वेव इस प्रकार से चली गई, तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी, जिसे फोर्स में आप बैलेंस करते हो मैकेनिकल,
कि एक न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। हाँ इंसिडेंट प्लस ट्रांसमिटेड यस यस माइनस रिफ्लेक्टेड। यस, ऐसा भी लिख सकते हो और डायरेक्टली ऐसा भी बता सकता हूँ। कैसे? आपका EIS लिख सकता हूँ, ये योर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ERS प्लस योर सो कॉल्ड ERS इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड वेव के बराबर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। क्योंकि टोटल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व होनी चाहिए, इन दोनों की जितनी एनर्जी होगी वो इसके बराबर आनी चाहिए, तभी तो आपकी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा पिक्चर में ना। तो आपका क्या रहेगा, इक्वेशन क्या बननी चाहिए कि इन दोनों की फील्ड कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जानी चाहिए और वो किसके बराबर होना चाहिए, इस ट्रांसमिटेड वेव के बराबर होना चाहिए, तभी तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। नाउ एक इक्वेशन अपनों ने ड्राइव कर ली है। ओके, दिस इज योर सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बताओ जल्दी से। योर रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा, HIS प्लस HRS बराबर HTS। ओके, अब यहाँ पे एक साइन में लगा रहा हूं माइनस वाई। अब बताओ मुझे माइनस साइन क्यों लगाया, जल्दी बताओ। ये सर ये रिफ्लेक्टेड नहीं सर, हाँ मैं बताता हूँ माइनस साइन क्यों लगाया। देखो जब अपन माइनस बाई डायरेक्शन। जब हाँ माइनस वाई डायरेक्शन समझ में आ गया आपको, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो माइनस वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, दैट्स व्हाई माइनस साइन अपनों ने पिक्चर में लिया है। समझ में आ गया? तो दिस इज द इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन जिसे अपनों ने बनाई है सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इन्होंने डायरेक्टली ऐड कर लिया है पर वो बाद में माइनस से यहाँ पे साइन लगा ही देंगे, एक ही बात है, ठीक है। वो माइनस साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, एट बाउंड्री पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंड्री पे अपन चेक करना चाहते हैं ना, दिस इज योर बाउंड्री, z बराबर 0, यस और नो, बोलो यार। सर इसमें इंसिडेंट प्लस ट्रांसमिटेड ना होगा सर, क्या आप इंसिडेंट? लिखते हैं रिफ्लेक्टेड नहीं प्लस नहीं नहीं ट्रांसमिटेड होगा। नहीं नहीं नहीं, यही होगा एक्चुअली। आपका देखो ना, आप सोच के देखो, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड दोनों वेव जब आपस में मिलेगी तब जाके वो ट्रांसमिटेड वेव बनाएगी ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है कि इस मीडियम में जितनी एनर्जी है वो उस मीडियम के बराबर हो जानी चाहिए, यस और नो? सोच के देखो। यस सर। इसीलिए यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जो है उनका एडिशन हुआ है और ये किसके बराबर होनी चाहिए, मस्ट बी ट्रांसमिटेड वेव, तभी तो आपकी एनर्जी इक्वल होगी। नहीं तो सोचने वाली बात है, अगर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, इसको इधर लिख दिया होता और इसको उधर लिख दिया होता, तब क्या होता, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव को में कम एनर्जी मिलती और इसको ज्यादा एनर्जी मिल जाती, तो आपकी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस हो जाती। अब यहाँ पे बैलेंस है क्योंकि इसमें जितनी एनर्जी 2 जूल उतनी एनर्जी इसमें भी 2 जूल है। क्लियर है? That's why we are taking Yes, this sir. convention. Okay, तो ये आपको याद रखना है कि हाँ ये कन्वेंशन आपको यूज करना है। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया है डायरेक्टली, माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, वो माइनस वाई डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं आपको, दिस इज, यहाँ देखो ये कौन सा इनवर्ट डायरेक्शन है ना रिफ्लेक्टेड वेव का, which is show minus y direction. Okay, that's why we are taking minus y direction. Clear है? हेलो यस सर। या यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं बाउंड्री पे क्या होगा, ये अपनों ने जर्नल इक्वेशन लिख दी है। ओके, अब बाउंड्री पे देखते हैं कि बाउंड्री पे क्या हो रहा है। तो बाउंड्री पे देखो, एक बात बताओ, मैं एक कंपोनेंट का लिखूंगा और उसमें सब जेड, अब जेड बराबर 0 के लिए बात करते हैं, जेड बराबर एट दी बाउंड्री और इंटरफेस, ठीक है। जेड बराबर 0 के लिए क्या होगा, EIS कितना बराबर होता है भैया, EIS इज इक्वल टू E नॉट, बोलो E नॉट, सॉरी EI नॉट है ना, e टू द पावर माइनस गामा जेड, एक के कितना लिखूं यहाँ पे, x, एक x। अब देखो फॉर, हाँ एक x फॉर द इंटरफेस, इंटरफेस के लिए z बराबर 0 डालोगे, यस सर। तो जैसे ही 0 डालोगे तो यह कितना हो जाएगा, I O नॉट और एक x। यस सर। यहाँ पे अपन सारा मैग्नीट्यूड यूज करेंगे ओनली, डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्शन अपन नेगेटिव साइन में बैलेंस कर लिया है, ठीक है। वो अंडरस्टेबल है, तो अपन यहाँ पे केवल एक एपेक्स को भी गायब कर देंगे, वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे
EIS एट 0 पे कितना लिख सकता हूं? ओनली EIO लिख सकता हूं? यस सर। यस। यस सर। बाकी सारे कंपोनेंट को भी रिप्लेस कर दूं, क्योंकि सब में RS सब में इस प्रकार के फैक्टर आएंगे और Z बराबर 0 हो जाएगा, सब में एक एक हो जाएगा। यस कर सकता हूँ। यस, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ सब सारे कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में आ जाएगी। कैसे मॉडिफिकेशन में आ जाएगी? दिस इज बिकम EIO प्लस ERS, सॉरी S नहीं आएगा, O आएगा ना। दिस इज योर O is equal to ETO, yes or no? ETO। यस सर। फर्दर क्या रह गया? HIO minus of HRO is equal to HTO, yes or no? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं कि दोनों जो फील्ड कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ गामा में, एक तो गामा में आए और सेकेंड टर्म क्या है, किस में आए? ईटा में आए। तो आपको पता है ना रिलेशन कि H बराबर होता है E अपॉन ईटा, यस और नो? ईटा। दैट्स ऑल। अपन इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं H को इन टर्म्स ऑफ E में। तो जैसे मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज यूर बिकम EIO अपॉन ईटा। ईटा 1, ध्यान रखना मीडियम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट किसी फर्स्ट मीडियम में एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ईटा 1। सिमिलरली यहाँ पे ये भी हो जाएगा ERO अपॉन ईटा 1। होगा कि नहीं होगा? यस सर। या अब बताओ ट्रांसमिटेड वेव में क्या करूं? ETO अपॉन हाउ मच? ईटा 2। समझ में आ गया? ईटा 2। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो ये, एक इक्वेशन तो ये रही। यस सर। एक इक्वेशन कौन सी है? दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, EIO प्लस ERO इज इक्वल टू ETO। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूं क्या, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं EIO को डिवाइड कर रहा हूँ सब में। तो EIO को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा EIO प्लस ERO अपॉन कितना हो जाएगा? EIO। यस सर। और ये कितना हो जाएगा? ETO अपॉन सर ईटा तो बच ही जाएगा सर।